तो नोटिफिकेशन आ चुका है आईबीपीएस क्लर्क 2025 का, जो आपको दिख रहा है, और इसमें बहुत बड़े बदलाव हुए हैं कुछ, जिन्हें आपको समझना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम आपका क्रैक हो। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और 21 अगस्त तक चलेगी। सेम फीस के लिए भी है। और अब आपको पता होगा कि एक एडिट विंडो यहाँ पे दी जा रही है। अभी आईबीपीएस पीओ में भी आया था कि कुछ चीज़ें आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो करेक्शन की जो विंडो है वो भी यहाँ पे बताइए, और ये इसी के साथ अलाइन है जो ऊपर वाली डेट्स हैं। अगर बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो अक्टूबर 2025 में होगा। डेट्स अभी तक नहीं आई हैं। और मेंस एग्जाम आपका नवंबर 2025 को होगा और अलॉटमेंट 2026 मार्च को हो जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट इस समय तक हो चुका होगा। तो बात करें अगर हम सबसे पहले कि कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा टोटल 11 बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार। और अभी जो वैकेंसीज मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, उसमें 2 बैंक्स की वैकेंसीज नहीं आई हैं। एक तो आपका क्या है, इंडियन बैंक है, और एक आपका यूको बैंक है। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे बैंक्स की वैकेंसीज आ चुकी हैं। मतलब जो वैकेंसीज की संख्या है वो अभी जितनी है उससे आपको बढ़ करके मिलेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पोस्ट को कस्टमर सर्विस एसोसिएट कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लर्क कोई और है, यही है, पोस्ट का नाम यही है। इसका जो आपको बेसिक पे देखने को मिल रहा है 24,050 रुपये का, ये बेसिक पे है। इसके साथ इसमें डियरनेस अलाउंस, एचआरए और बाकी सारी जो इमोलमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब ऐड होते हैं इसमें। उसके बाद जो इसकी सैलरी है वो 40 प्लस के आसपास बनती है। 40, कहीं 42, कहीं 43 उसके आसपास मिलती है। और ये जो आपको आगे दिख रहा है वो सारी चीज़ें कि कैसे कैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा और आपकी सैलरी कितनी आगे बढ़ेगी, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अगर आप नया ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 40,000 प्लस आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये रिक्रूटमेंट चूँकि क्लर्कियल कैडर का है, तो इस वजह से आप केवल एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप एक से अधिक स्टेट से अप्लाई करते हैं तो केवल जो लेटेस्ट वाला होगा वही आपका माना जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी स्टेट का सिलेक्शन करें तो सिर्फ इस आधार पे नहीं कि उसमें वैकेंसीज ज़्यादा हैं, बल्कि उसमें और भी शर्तें होती हैं जिनका पालन आपको करना होगा। तो एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए टोटल वैकेंसीज़ का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। 20,000 भी टोटल वैकेंसीज़ अगर आपको मिल जाएं, लेकिन बाकी स्टेट में केवल 200-400 वैकेंसी हो। और एक ऐसे स्टेट में, जैसे अगर आप एक नॉर्थ इंडियन हैं और आपको दिख जाए कि तमिलनाडु में आ गई है 17,000 वैकेंसीज़, तो ऐसे में आपको उतना फ़ायदा मिल नहीं पाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सिटीजनशिप आपको पता ही है, इंडियन होनी चाहिए। बाकी आप सब्जेक्ट हैं नेपाल भूटान के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को आपकी एज 20 साल या उससे अधिक या 28 साल या उससे कम होनी चाहिए, जिसका एक डेटा दिया गया है कि आप इससे अगर पहले पैदा हुए हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते, इसके बाद पैदा हुए हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते। दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब इस दिन अगर पैदा हुए तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अगर पहले हो गए तो नहीं कर सकते। ओके, बाकी जो रिलैक्सेशन है एज लिमिट में अपर में, वो आपको जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही सारी हैं। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ये काउंट होगी 21 अगस्त 2025 से। मतलब तब तक आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी भी डिसिप्लिन में हो, या फिर रिकॉग्नाइज्ड, या फिर उसके समानांतर की कोई डिग्री हो ग्रेजुएशन के समानांतर की, वो भी रिकॉग्नाइज आपकी डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस तारीख तक आपके पास जो वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर अपने फाइनल ईयर में हैं और आपने भर दिया और इस तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वही नहीं आया, तब आप अप्लाई कर भी लेंगे, पास भी कर लेंगे, तब भी लिया नहीं जाएगा। आगे बात करें अगर इसी के साथ, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर तमिलनाडु में 17,000 आ जाएंगे तो क्या करोगे आप, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि क्योंकि क्लर्कियल कैडर की वैकेंसी है, तो इसमें आपको वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज पर्टिकुलर स्टेट की, उसमें प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। मतलब आपको रीड पढ़ना आना चाहिए, राइट लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा दिन भर वो कस्टमर से ही होगा। और ऐसे में अगर आप उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो सबको वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती होगी, सबको वहाँ हिंदी नहीं आती होगी, तो ऐसे में आप तमिलनाडु में अगर जाएंगे तो आपको तमिल आनी चाहिए, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको पास करना पड़ेगा अगर आप उस स्टेट के नहीं हैं तो वो अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे किस किस कंडीशन में टेस्ट देना होगा। तो ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके साथ कंप्यूटर लिटरेसी की ही बात इसमें करी जाती है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब आपके पास ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है कि नहीं है कंप्यूटर की, माना जाता है। और यहाँ पे आपके पास अगर सर्टिफिकेट है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा है, या डिप्लोमा कर रखा है, या डिग्री कर रखा है, ऐसा कुछ आपने कर रखा है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री में से कुछ भी, तो आप माने जाएंगे कि आपको कंप्यूटर आता है। इसमें से अगर कुछ भी नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने हाई स्कूल लेवल पे या कॉलेज में कहीं भी
आपका कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रहा हो 10th में 12th में जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, तब भी मान लिया जाएगा कि आपको वर्किंग नॉलेज है, ऑपरेटिंग नॉलेज है। लेकिन ये भी नहीं है, तब आपको कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, वहाँ से आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। बिना इसके फिर मुश्किल हो जाएगी, आपको ये जान करके रखिए। आगे बात करें हम कि अगर हम लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें देखिए ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि आप यूपी से हैं और आपने फॉर्म भर दिया तमिलनाडु का। तो ऐसे केस में तमिलनाडु का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप यूपी से हैं, तो आपको हिंदी आती है, तमिल नहीं आती है, क्योंकि आपने अपने हाई स्कूल या 12th में भी नहीं पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ रखा है। तो ऐसे केस में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो ये बताया जा रहा है कि ये आपका जब मेंस हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे यहाँ पे, और जो फाइनल आपका अपॉइंटमेंट होगा उसके पहले ये आपका टेस्ट होगा, मेंस के बाद और प्रोविजनल अलॉटमेंट से पहले, ताकि ये देख लिया जाए कि आपको आती कितनी है लैंग्वेज। जब तक ये नहीं पास करेंगे आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। इसमें कुछ समय वगैरह भी देने की बात होती है कि मान लीजिए आप नहीं कर पाए तो कुछ शायद 6 महीने का समय मिलता है। हालांकि इस बार इसमें लिखा नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा पहले लिखा हुआ रहता था। तो ये जान करके रखिए कि कभी इस भूल में मत रहिएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं भी आती है तो काम चल जाएगा। तो आपको ये पास करना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज, और वो लोकल लैंग्वेज पास करने के बाद ही आप फाइनल आपको अपॉइंटमेंट मिल पाएगा। यहाँ पे बात बताई जा रही है कि लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने 10th में वो लैंग्वेज पढ़ रखी है और उस बेसिस पे आप अगर देना चाहें तो आपको ये माना जाएगा कि आपको लैंग्वेज आती है, तब आपको ये टेस्ट नहीं देना है। मान लीजिए आपने 10th किया था, उसमें आपने तमिल ले लिया था, है ना, तो आपने उसको पास कर लिया है, तभी तो आप आगे बढ़े हैं। तो इसका मतलब माना जाएगा कि आपको लिखनी पढ़नी समझनी आती है वो लैंग्वेज। अगला है कि जो क्रेडिट हिस्ट्री है, इसको लेकर के भी आपको पता होगा कि क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से डिफॉल्टर हो, कहीं कोई लोन लिया हो, चाहे छोटा मोटा ही हो, और आपने वो चुकाया ना हो और आप ये सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है और इसके बेसिस पे आपको जो अपॉइंटमेंट है वो नकारा भी जा सकता है। तो अगर आपने कोई लोन नहीं लिया, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और कुछ ऐसा नहीं, तब तो आपका कुछ चिंता की बात नहीं है, आपका सिबिल स्कोर नहीं बना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई लोन वगैरह है, आपने ले रखा है और उसका आउटस्टैंडिंग ड्यू है और आप पे नहीं कर रहे हैं, तो उसको आपको क्लियर करना होगा। और अगर आप इसे क्लियर नहीं करते हैं, लिखा है फेलिंग विच द लेटर ऑफ ऑफर मे बी विड्रॉन और कैंसिल, कि आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे तब भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा लेटर ऑफ ऑफर। और ये ध्यान रखिए कि आपको ये मजाक में लेके नहीं चलना है, कई सारे बच्चों का हो भी जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस की तो 1 अगस्त और 21 अगस्त तक है ये, और 175 रुपये है SC ST PWBD ESM DESM के लिए, बाकी सबके लिए 850 रुपये ये पड़ेगा, ऑनलाइन आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। तो प्रीलिम्स आपका ठीक वैसे ही जैसे पहले होता था, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और इंग्लिश आपका इंग्लिश में होगा। बाकी के लिए स्टार किस लिए लगा रखा है, क्योंकि ये जो दोनों एग्ज़ाम हैं आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसकी लोकल भाषा में भी उपलब्ध होगा। जैसे अगर आप यूपी से फॉर्म भरते हैं तो ये एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध होगा, आप दोनों में ही दे सकते हैं। तो ये वैसे ही 30-35 क्वेश्चन, 30-35 नंबर, 20-20 मिनट का समय है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, टोटल 1 घंटे का समय है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको हर एक टेस्ट पास करना है, सबकी कट ऑफ, मतलब इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप मेन एग्जामिनेशन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं चेंजेस पे। तो हम बात करें अगर मेन एग्जाम की, तो यहाँ पे फिर से खेल हो गया जैसे अभी PSPO में हुआ था। ऊपर मैंने 2025 का लिख रखा है, नीचे 2024 का, ताकि आप समझ पाएँ कि अगर इस साल का देखें तो टोटल 155 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर के और 120 मिनट। और अगर पिछले साल का देखिए तो 190 क्वेश्चन हुआ करते थे 200 नंबर के, लेकिन 160 मिनट मिलता था, मतलब 2 घंटे 40 मिनट, और इसमें केवल 2 घंटे, और क्वेश्चन भी आपके कम हो गए हैं। तो क्या बदलाव हुआ है देखिए, तो यहाँ पे आप पहले अगर देखें 2024 में तो 50 क्वेश्चन जीए के होते थे, 50 नंबर मिलते थे, लेकिन अब 40 क्वेश्चन होंगे और आपको 50 नंबर मिलेंगे। और टाइमिंग यहाँ पे क्या कर दी गई, केवल 20 मिनट, पहले ही क्या थी 35 मिनट थी। इसी तरह अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो सेम है, इंग्लिश में कोई चेंज नहीं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं और 60 नंबर के हैं, और इस बार ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ से हटा दिया गया, केवल रीजनिंग एबिलिटी ही है, और ये 40 क्वेश्चन ही होंगे 50 की जगह, और नंबर 60 ही हैं। और यहाँ पे जो समय है आप देखिए 35 मिनट कर दिया गया, पहले 45 मिनट था, 10 मिनट यहाँ से काट लिया गया। वहीं पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के,
अब यहाँ पे जो पहले हुआ करता था वो 50 क्वेश्चन थे, 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 45 मिनट था, अब केवल 30 ही मिनट मिलेगा। तो ये आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ है इसमें बदलाव? मेन बदलाव इसमें आप देखेंगे टाइमिंग को आपको देखने को मिलेगा। आपको हर एक सेक्शन में टाइमिंग कम मिलेगी इंग्लिश को छोड़ करके। बाकी जो क्वेश्चन आपके कम किए गए हैं और उसकी वजह से जो नंबर आप, जैसे पहले 50 क्वेश्चन 50 नंबर का था, तो इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा? नेगेटिव मार्किंग में। अगर पहले आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन गलत होता होगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे आपको 0.25 नंबर की पेनल्टी मिलेगी। लेकिन अब 35 क्वेश्चंस हैं और 50 नंबर के हैं, तो अगर एक क्वेश्चन आपका कोई 2 नंबर का हुआ, तो ऐसे में अगर ये आपने गलत कर दिया तो ऐसे में आपके जो नंबर हैं वो 0.5 कटेंगे 1/4 के हिसाब से। तो आपको एक्यूरेसी अब इस एग्ज़ाम में अच्छी रखनी होगी, क्योंकि एक्यूरेसी अगर ख़राब हुई तो अब आपको पहले की तुलना में ज़्यादा नेगेटिव नंबर देखने को प्राप्त होंगे, और वो प्राप्त होंगे आपको तो उससे आपकी मेरिट लिस्ट ही नीचे जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। इसमें आसान पेपर होता है कंपेरेटिवली पीओ, तो ऐसे में क्वालिफाइंग जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे पीओ वाले भी होते हैं, कंपटीशन तगड़ा होता है, और थोड़ा थोड़ा 0.5 0.25 नंबर का भी जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा गैप पैदा करता है सिलेक्शन में। आगे बात करते हैं हम कि यहाँ पे ये जो लिस्ट है जो क्या बताती है वर्जन ऑफ टेस्ट की, और इसे आप ऐसे भी समझ के रखिए कि जैसे यहाँ पे हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दो में टेस्ट आपका होने वाला है। ऐसी हर एक स्टेट का है कि आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सी लोकल भाषा भी है जिसमें आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सारी भाषाएं यहाँ पे बताई जानी जिसमें आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पेनाल्टी की है, मैंने आपको बता ही रखा है कि ये आपका 1/4 ही है। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है 0.25, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है 0.5 आपको मिलेगा। कट ऑफ स्कोर की बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो आपको हर एक टेस्ट पास करना है, हर एक टेस्ट का मिनिमम स्कोर पास करना है, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ है। और ये जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज होगी आपकी, और यहाँ पे जो कैटेगरी है उस वाइज होगी, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और आपको ये याद रखना है कि केवल मार्क्स जो आपको मेन एग्जाम में मिले हैं वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में लेकर के जाएंगे। प्रीलिम्स में आपने कुछ भी उखाड़ा रखा है उससे कोई लेना देना, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर जो डिफरेंशिएशन हुए, इफ़ हेल्ड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे संभावनाएं हैं, वैसे तो कहा जा रहा है कि ना हो तो ही अच्छा है। अगर ऐसा हुए तो 21 परसेंटाइल मेथड का प्रयोग करके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और 2 अंक तक यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के यहाँ पे कैलकुलेशन आपका देखने को मिलेगा। तो ये आपके ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि प्रीलिम्स में भी सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है, मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ है। जो पेनाल्टी है 1/4 है, और अब जो 1/4 है वो आपको मेन एग्जामिनेशन में भारी पड़ेगी, क्योंकि आपके कुछ सेक्शन जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और हम बात करें जीए की, तो वहाँ पे जो पहले 1 नंबर के 1 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब वो आपके 1 नंबर के 1 क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो 1 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को गलत करना आपको भारी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर ज़्यादा प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं हम वैकेंसीज़ की। तो मैंने टोटल वैकेंसीज लिख दी हैं स्टेट, उसमें कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज है। मैंने कुछ वैकेंसीज हाईलाइट इसलिए कर रखी हैं, सबसे ज़्यादा हैं। जैसे कर्नाटका में 1170 वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में 1117 हैं, और उत्तर प्रदेश में 1315 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा इनमें ही वैकेंसीज इन 3 स्टेट्स में हैं। बाकी में भी वैकेंसीज हैं, देखने को मिलेंगी आपको। जैसे दिल्ली में मैं देख रहा 416 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी हैं। बाकी यहाँ पे तमिलनाडु में देखेंगे तो 894 वैकेंसीज़ हैं, अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो जैसे अब कोई बच्चा है, लेट से मान लीजिए उत्तराखंड का कोई बच्चा है, अब उत्तराखंड वाले तो यूपी ही आएंगे, वो सिंपल सी बात है, हमेशा ये होता ही है ना। इसी तरह बिहार के भी बच्चे आ जाते हैं, यूपी से फॉर्म भरते हैं, क्योंकि हिंदी में ही बात करना है। मध्य प्रदेश में भी वैकेंसीज अगर कम रहती हैं तो वहाँ से भी बच्चे आ जाते हैं, तो इस वजह से यूपी में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। मान लीजिए उत्तराखंड वाला कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि ना मैं तो तेलंगाना से फॉर्म भरूंगा, या तो कह दिया मैं तमिलनाडु से फॉर्म भरूंगा, तो फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन फिर एक ही जगह से फॉर्म भर सकता है, तमिलनाडु से। 2 जगह से नहीं कि उत्तर प्रदेश से भी भर जाए तमिलनाडु, ना, एक ही जगह से फॉर्म भरेगा। और दूसरी बात, फिर उसको तमिलनाडु की जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ तमिल, वो आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, और वो पास नहीं कर पाए तो आपको सब कुछ आपने कर रखा है फिर भी आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरना है। सिर्फ वैकेंसीज देख करके फॉर्म मत भर दीजिएगा। ओके, तो ये थी पूरी डिटेल, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको क्लासेस करनी है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।